नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। जल्दी सब लोग लाइव आ जाओ, जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और स्टार्ट किया जाए क्लास को। कल की क्लास में बहुत मज़ा आया था। मैं स्टार्टिंग में क्लास में नहीं आ पाया था, लेकिन जब क्लास में आया और आप लोगों को देखा तो बहुत खुशी मिली थी। कल सब लोग एक साथ थे, पूरी फैकल्टी साथ में थी, ठीक, हमारे सर भी साथ में थे, सब लोग थे। तो फिर बहुत अच्छा लगा, जैसे पूरा इन्जॉयमेंट हुआ कल की क्लास को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पर डे ऐसा इंटरेस्ट बनाइए। यदि ऐसा इंटरेस्ट बनेगा ना तो सही बताएं कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछे जाएंगे। तो कल की क्लास बहुत शानदार रही थी। एज ए अगर स्टूडेंट देखें तो मुझे कल की क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी थी। मैं बाद में भी क्लास को देखा था, जो स्टार्टिंग में मैं छूट गया था, और सच बताएं तो मुझे हंसी आ रही थी मैसेज को पढ़कर। तो कल की क्लास वाकई में बहुत शानदार थी। और आप लोग कोशिश करिए कि ऐसे ही पर डे क्लास की जाए। और सच्चाई बताएं कि जब क्लास ऐसी होगी तो हर एक टीचर, हर एक बंदा कुछ अपने अंदर से कुछ अलग करने के चाहेगा। नहीं तो पर डे बस उसी आधार पे जो चला जा रहा था हमें भी बोरिंग लग रहा था, आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा था। तो बोर ना हो आप लोग, अच्छे से स्टडी करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप किताबों में भी नहीं पाओगे, कहीं नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, कहीं लेक्चर में नहीं मिलेगा, उन चीज़ों को भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे। नहीं तो मेरे ऊपर एक भार टाइप का होगा कि बस मुझे पॉलिटी ख़त्म करना है। इस भाव से ना पढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाओ। और जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्लास, उतनी ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, बात किया जाएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। और एक चीज़ देखो, अगर किसी ने 2016 का, आप लोग जितने लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो सभी लोग घटना चक्र खरीद लो 2016 का। और 2016 का घटना चक्र आप देखोगे तो वहाँ पर जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन लाइनर नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक पॉलिटी कभी नहीं पूछी जाती है एसआई के एग्ज़ाम में। पॉलिटी टफ पूछी जाती, अंदर से पॉलिटी पूछी जाती है, उसका अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए पॉलिटी के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें जो पूछे जाते हैं वो कथन वाले होते हैं। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 2 कथन दिया होगा, कथन 1 और कथन 2, और पूछा जाएगा कि बताइए दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, कथन 1 सत्य है या कथन 2 सत्य है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। लेवल टफ होता है, और आपको ही पता है कि हर सेक्शन को पास होना ज़रूरी होता है। 35% नंबर पाने हैं 40 में से, और वो आधार होगा पॉलिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पॉलिटी का और मूल विधि का। बस पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर्स, ये तीनों पढ़ डालो, जीएस में और कुछ बचता ही नहीं है। 40 में 30 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, पॉलिटी से मूल विधि, दोनों एक ही चीज़ है, पॉलिटी और मूल विधि एक ही चीज़ है। और फिर तीसरा होता है करंट अफेयर्स। इन तीनों में से 40 में 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, और आपका बेड़ा पार्क लगाएगा यही पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर्स। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से समझो, क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब मिलेगा, और इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और आगे भी कोशिश की जाती रहेगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। आज हमें ख़त्म करना है लोकसभा के बारे में। लोकसभा के
जो भी हमने आज तक लोकसभा में पढ़ा हुआ है, हमने लोकसभा की सीटों के बारे में पढ़ा, लोकसभा में अर्हता के बारे में पढ़ा, अर्हताएँ क्या क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में, उसके बारे में पढ़ा। और भी जो चीज़ें थी लोकसभा से वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष के बारे में पढ़े थे, उपाध्यक्ष के बारे में पढ़े थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। और आज लगभग लास्ट टॉपिक होगा क्या, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। तो हेडिंग हमने कल भी डाला था, वही हेडिंग आप आगे लिखना शुरू करिए कि लोकसभा के कार्य तथा शक्तियाँ। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, बट आप लोगों को साथ जुड़े रहना है। लोकसभा के कार्य व या तथा शक्तियाँ। कल तो कुछ लोग नए आए थे, कल कुछ लोग दिखे मुझे अपनी क्लास में फ़र्स्ट टाइम, और कुछ लोगों ने बोला भी कि आज मेरी फ़र्स्ट क्लास है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप कोशिश करिएगा कि आप पर डे क्लास करो, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो कि हम बताना क्या चाहते हैं। और यदि नहीं समझ पाते हो तो उसे आप बिंदास पूछ भी सकते हो कि ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया है, ठीक, तो हम कुछ और ढंग से, कुछ और तरीके से उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सवाल पूछो, आपके मन में डाउट आनी चाहिए। देखिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता जो आपको 100% सेटिस्फाई कर दे, ऐसा टीचर दुनिया में कोई बना ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर डाउट आएंगे, आने चाहिए भी। जब आप पढ़ोगे तो डाउट ऑटोमेटिक आ जाते हैं, हम लोगों को भी आ जाते हैं। जब पढ़ना स्टार्ट कर, एक बुक से दूसरी बुक पढ़ेंगे तो अपने आप डाउट आ जाएगा। लेकिन हाँ, डाउट आने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, डाउट आने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए आप लोग डाउट पूछो, सवालों को पूछो, प्रश्नों को पूछो, कहीं से भी पूछो। हमने कल हेडिंग डाली थी कि लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ, और इसमें हमने बताया भी था कि शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहली शक्ति लिखिएगा कार्यपालिका शक्ति। सबसे पहली शक्ति लिखिए कार्यपालिका शक्ति। पहली शक्ति लिखिएगा कार्यपालिका शक्ति। हमने बताया था कि शक्तियाँ कई होती हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति हो गई, विधायी शक्ति हो गई, और भी तमाम प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिसे हम अन्य शक्तियाँ करके लिखेंगे। तो लिखिएगा कार्यपालिका शक्ति में पहला लिखिएगा कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण। पहला पॉइंट लिखिएगा कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण, एक करके लिखिए। कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? तो कार्यपालिका पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होता है? तो लोकसभा का होता है। ये पहला हुआ। दूसरा लिखिएगा मंत्रिपरिषद, दूसरी शक्ति लिखिएगा मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के प्रति, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। जहाँ बात ना समझ में आए आप वहाँ पे क्वेश्चन करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। पहला हमने लिखा है कार्यपालिका पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होता है? तो वो होता है हमारी लोकसभा का, जो लोअर हाउस होता है। तो कार्यपालिका जो हमारी होती है वो पूर्णतः किसके नियंत्रण में होती है? तो लोकसभा के नियंत्रण में होती है। और मैंने बताया था कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, और वो अध्यक्ष एक संचार का काम करता है लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच, क्योंकि जो चीफ होता है वो तो राष्ट्रपति ही होता है।
तो कहने का मतलब है कि जो हमारी कार्यपालिका बनी हुई है, जो संघ की कार्यपालिका बनी हुई है, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, मंत्रिपरिषद से और महान्यायवादी से, इन चारों से तो बनी हुई है, लेकिन उस कार्यपालिका पर लगभग पूर्णतः नियंत्रण किसका होता है? तो नियंत्रण होता है लोकसभा का। इसीलिए मैंने बताया था कि इसे ही क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। शक्ति सदन, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। इसीलिए हमने इसका एक और नाम बतलाया था कि पावर हाउस। पब्लिक हाउस मैंने कहा था, जनता का सदन होता है, क्योंकि इसमें लोग चुने जाते हैं जनता के द्वारा। पावर हाउस होता है क्योंकि कार्यपालिका की शक्तियाँ पूर्णतः इसी पर क्या होती हैं? आश्रित होती हैं। दूसरा मैंने लिखा कि जो मंत्रिपरिषद होता है, जो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है, वो भी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो पूरी कैबिनेट मंत्री होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सारे कैबिनेट मंत्री बैठते हैं कहाँ पर? लोकसभा में, तो उन्हीं को जवाबदेही बनेगी। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरी शक्ति लिखिए, तीसरी शक्ति लिखिएगा सी, लिखिएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही, हमेशा लोकसभा में ही आता है या प्रस्तुत होता है। हमने बताया था आपको अविश्वास प्रस्ताव, शायद बतलाया था या नहीं जब प्रधानमंत्री पढ़ा रहे थे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हम फिर से पढ़ाएंगे जब हम संसदीय प्रक्रिया जब स्टार्ट करेंगे, तो वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव, जितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, जितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, हम संसदीय प्रक्रिया पढ़ाएंगे आपको अलग से। ठीक, आपको देखिएगा कुछ बहुत बेटर मिलेगा, बेटर से भी बेटर, जो आपको पेड क्लासेज में भी नहीं मिलती है। आप कहीं भी पेड क्लासेज ले लो और यहाँ की पॉलिटी की क्लास ले लो, दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे आप। तो मैं चीज़ों को आपको, जैसे एक एग्जांपल दें आपको कि मैंने राष्ट्रपति का वेतन नहीं पढ़ाया, उपराष्ट्रपति का वेतन, किसी का वेतन नहीं लिखवाया। मैं पढ़ाऊंगा उसे, कराऊंगा, लेकिन मेरे पास प्लान है कि किस प्रकार से उसे पढ़ाऊंगा आपको। मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको निधि पढ़ाऊंगा, जो निधियां होती हैं, फिर मैं उसमें भारत की संचय निधि पढ़ाऊंगा और संचय निधि के तहत सभी का वेतन पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं चीज़ों को एक सीक्वेंस में रखूँगा। मैं अभी ही लोकसभा की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ, पहले लोकसभा कंप्लीट करेंगे, राज्यसभा कंप्लीट करेंगे। आप कहोगे तो दोनों में तुलना कर देंगे, दोनों की अयोग्यता की बात कर देंगे। किस आधार पर? आर्टिकल 102 क्या है? आर्टिकल 102 जो अयोग्यता साबित करता है, याद होगा मुदगल का, इंदिरा गांधी का, दो ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें सदस्यता रद्द कर सकती है लोकसभा किसी भी सदस्य की। एक केस था मुदगल का और दूसरा केस था इंदिरा गांधी का, जिनकी सदस्यता ही रद्द कर दी गई थी। तो हम उसे भी बताएंगे। आर्टिकल 102 को अच्छे से एक लेक्चर में तो केवल आर्टिकल 102 पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए कि किस प्रकार से किसी सांसद को सांसदी के पद से हटाया भी जा सकता है। बातें क्लियर हैं? इसके बाद हम बात करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। जो अनेक प्रकार की समितियां बनती हैं संसद में, जो देखते होंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण कर दिया गया, किस लिए, क्यों किया जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। संसद में जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितने भी प्रस्ताव होते हैं, जितने भी काल होते हैं, कैसे विधेयक आते हैं, विधेयक पास कैसे होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सब बात करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और एकदम बस समझ लीजिए, ऐसा मत जानिए कि ये फ्री में है, फ्री नहीं है आपका। हम आपसे 1 घंटे का समय ले रहे हैं पर डे। तो दुनिया में हर चीज़ की कीमत आप दे सकते हो, लेकिन समय की कीमत कभी भी आप चुका नहीं सकते हो। तो ऐसा सोचो ही ना कि ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमको टाइम दे रहे हो।
हम तो आपको 1 घंटे टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप सोचोगे आप 50 लोग लाइव हो, 60 लोग लाइव हो, 60 लोग 60 घंटे केवल हम ही को दे रहे हो, तो कौन कहता है कि ये फ्री है? आप खुद सोचो, क्या ये फ्री है? क्या समय की कोई वैल्यू नहीं है? तो चीज़ें फ्री नहीं हैं। फ्री वर्ड बहुत बेकार होता है, फ्री शब्द बहुत बेकार होता है। तो जो भी आपको फ्री लगता है उसे आप किसी वैल्यू के बराबर करके तो देखो, वो चीज़ अनमोल ऑटोमेटिक बन जाती है। समय लग रहा है आपका, मेरा समय जा रहा है, आपका समय जा रहा है, तो चीज़ें फ्री नहीं हैं। ठीक, तो सब बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। लिखा है अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ आता है? लोकसभा में ही आता है। ये हमेशा तो हमेशा कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। थोड़ी बातें जान लो, हमेशा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, सामने वाली सरकार को गिराने के लिए। कई बार सरकारें गिरी भी हैं, मैंने बताया भी था। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ आता है? तो लोकसभा में आता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखिएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या कहते हैं? अभिभाषण को किसी को पता है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसे क्या कहते हैं? हम एकदम लास्ट में लिखेंगे, आप देखते हैं किसका कमेंट आता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण यदि लोकसभा नामंजूर कर दे तो मंत्रिपरिषद को तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। बातों को समझो, क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, यदि इसे लोकसभा मानने को तैयार ना हो तो जो नई मंत्रिमंडल बनी होती है वो मंत्रिमंडल तुरंत भंग हो जाएगी और तुरंत सरकार गिर जाती है, नया मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है, नई लोकसभा का गठन होगा। तो हमने पूछा कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते किसे हैं? आपसे यही क्वेश्चन है कि जो मैंने बोला राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो ये कहते किसे हैं? इसे ही आप कहते हो क्या? धन्यवाद प्रस्ताव। इसे ही आप क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव आता कब है? तो जब भी किसी नई सरकार का गठन होता है, जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है, तो जब सबसे पहला सेशन होता है, सबसे पहला सत्र होता है, तो उस सत्र को संबोधित करता है देश का राष्ट्रपति, और वही संबोधन कहलाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसे ही एक और शब्द दिया गया है संसदीय प्रक्रिया में, और उसे कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। वेलकम करता है राष्ट्रपति सभी का कि इस नई लोकसभा में आप सभी का स्वागत है। तो यदि जो अभिभाषण राष्ट्रपति दे रहा है इसे लोकसभा मानने को तैयार ना हो, इसके अलावा शर्तें भी बताएगा ना कि आपको इस नए लोकसभा में आपको क्या क्या करना है, आपकी क्या क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, आपसे क्या क्या देश अपेक्षा किया है, आशा किया है। यदि इसे लोकसभा कहे कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे, यदि नामंजूर कर दे तो राष्ट्रपति का वह अभिभाषण यदि लोकसभा नामंजूर कर दे तो तुरंत के तुरंत मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बात क्लियर है? ये भी इसका एक कार्यपालिका से संबंधित शक्ति हुई। अगली शक्ति लिखिए विधायी शक्तियाँ। अगली शक्तियाँ लिखिए विधायी शक्तियाँ। अगला लिखिए विधायी शक्तियाँ, दूसरी शक्ति है ये।
अभी हमने बताया क्या, पहली शक्ति के बारे में बताया, जो हमने कहा कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। दूसरी हेडिंग डालिएगा विधायी शक्तियाँ। देखिए ठीक, विधायी शक्तियाँ लिखिए। दो शक्तियाँ आपको लिखना है, एक लिखना है आर्टिकल 108 और एक लिखना है आर्टिकल 110। दो आर्टिकल और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ए भी करके लिखिएगा। विधायी शक्ति में ए लिखिए आर्टिकल 108। सभी को पता भी होगा, बहुत कॉमन आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया आर्टिकल है। और ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 108 क्या है बताइए? राष्ट्रपति लोकसभा में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ही काट दीजिए। राष्ट्रपति लोकसभा में संयुक्त लिखा है, ये जो जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन के बाद हम करेंगे, ठीक, आप परेशान मत होइएगा। अधिवेशन बुलाता है, कुछ चीज़ें हैं बता देते हैं। अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, तो ये लिखा गया है किसमें? आर्टिकल 108 में लिखा है। ठीक, देखो एक सवाल आपके अंदर आएगा कि संयुक्त अधिवेशन आप सबको पता है कि हमेशा लोकसभा में बुलाया जाता है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन में होता क्या क्या है? देखो, कंडीशन होती है संयुक्त अधिवेशन की, वैसे हम संसदीय प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन लाएंगे और पास कराएंगे। लेकिन अभी के लिए बात ये सुन लो कि यदि कोई भी मामला जनहित से जुड़ा हो, लोक कल्याण से जुड़ा हो, और वो कोई साधारण बिल हो, साधारण विधेयक हो। मैंने बताया था ना कि विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, और क्या कहते हैं, धन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक हमने पढ़ाए थे। तो यदि बात साधारण विधेयक की होगी, उससे आम जनता का हित जुड़ा होगा, और वो 6 महीने से ज़्यादा किसी एक सदन में पेंडिंग पड़ा हो। अब बात आई एक सदन में पेंडिंग पड़ा हो, मतलब देखिए, मान लीजिए कोई एक आम बिल है। आम बिल मतलब जैसे मान लीजिए समान नागरिक संहिता। तो एग्जाम्पल मानिए, समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 का विषय है, ये लोकसभा में पास हो जाता है और ये चला जाता है, राज्यसभा चला जाता है कि राज्यसभा भी इसे पास करे। लेकिन राज्यसभा पास नहीं करती है, और ये समय जैसे ही 6 महीने के ज़्यादा चला जाता है, राज्यसभा पास ना करे, अपने पास बिल को रिजर्व कर ले, ना वो जवाब दे रही है और ना ही उसको पास कर रही हो, तो होगा क्या कि राष्ट्रपति 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत राज्यसभा से ये कहेगा कि एक काम करो भैया, तुम भी कहाँ आओ, लोकसभा में आओ। एक साथ बैठेंगे, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस ज्वाइंट सेशन में पास कराया जाएगा। बातचीत होगी कि क्यों आप समान नागरिक संहिता के बिल को पास नहीं कर रहे हो। तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा लोकसभा में ही बुलाया जाता है और अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। हमेशा अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब एक बात जानो, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यदि कोई बिल राज्यसभा में पास हुआ हो और लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हो, तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाएगा? जबकि राज्यसभा में पास हुआ था, सॉरी, मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ था। बातों को फिर से सुनना, मैंने कहा कि कोई बिल, जैसे ये लोकसभा है,
ये हमारी लोकसभा है और ये हमारी राज्यसभा है। ठीक, तो यदि बिल यहाँ पर मान लीजिए पास हो गया है, यहाँ पर नहीं पास हुआ है, यहाँ पर पास हो गया, यहाँ पर नहीं पास हुआ है, तो आपके कॉमन सेंस लगाओगे कि भैया पास तो यही नहीं हुआ है तो सबको यहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी लोकसभा उठकर राज्यसभा में नहीं जाएगी। हमेशा कंडीशन चाहे जो आए, राज्यसभा को ही हमेशा लोकसभा जाना पड़ता है, ये कंडीशन होती है। और यही लिखा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन हमेशा तो हमेशा कहाँ होगा, केवल तो केवल लोकसभा में होगा, पेंडिंग चाहे जिस भी सदन में हो, वह बिल चाहे जिस सदन में रुका हुआ हो, लेकिन हमेशा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, और वो हमेशा कहाँ होती है, तो लोकसभा में होती है। अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में विधायी शक्ति दूसरा लिखिएगा। लिखिए आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पास होता है, लोकसभा द्वारा पास होता है। बी पॉइंट इसी में लिखिए आर्टिकल 110 के तहत, आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पास होता है। अभी हम विधेयक आपको फिर से पढ़ाएंगे, ये बात जान लेना। अभी तो हमने जो विधेयक पढ़ाया था वो तो केवल राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ाया था, पास होता है। ठीक, ये हुई हमारी विधायी शक्तियाँ। दो हमने बताई, एक बताया मैंने आर्टिकल 108 के बारे में और दूसरा हमने बतलाया आर्टिकल 110 के बारे में। ठीक, चीज़ों को अभी एक बार फिर से रिकॉल करेंगे लास्ट में। चलिए अगली शक्ति लिखिएगा अन्य शक्ति। तीसरी शक्ति लिखिएगा अन्य शक्ति, क्योंकि वो कई चीज़ों का मिक्स होगा। अन्य शक्ति हेड डालिएगा। अन्य शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ, और अन्य शक्तियाँ में ये तीसरा है ये, और अन्य शक्तियाँ में ABCD करके लिखते चलो। लिखिएगा पहली शक्ति, लिखिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या के निर्वाचन में भूमिका, के निर्वाचन में भूमिका लोकसभा की बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सीट भी सबसे ज़्यादा इसी के पास होती है। ठीक, देखिए हमने क्या लिखा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भूमिका। मैंने बताया था ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वोट कौन देता है। राष्ट्रपति को वोट देने में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और उपराष्ट्रपति को वोट देने में लोकसभा के सभी सदस्य। दोनों में इतना अंतर था, मनोनीत वाले राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगली लिखिएगा, अन्य शक्तियों में अगली लिखिएगा। लिखिए न्यायाधीशों, लिखिए न्यायाधीशों लिखेगा न्यायाधीशों और राष्ट्रपति, न्यायाधीशों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैग प्रमुख, CAG प्रमुख, ठीक, और अटॉर्नी जनरल,
क्या प्रमुख कल नए बनाए गए हैं? अटॉर्नी जनरल। कौन बनाया गया, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइएगा सब। देश के नए के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अटॉर्नी जनरल आदि को हटाने में विशेष भूमिका किसकी होती है? लोकसभा की होती है विशेष भूमिका। सब लोग बताइएगा। विशेष भूमिका। अगला लिखिएगा। अगला लिखिए। लिखिए, दो आर्टिकल हम आपको लिखाते हैं और दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला लिखिएगा, इसी में सी लिखना है आपको, सी शक्ति, तीसरी शक्ति। ए और बी हो चुका है, मैंने एरो लगाया था तो उसे ए भी समझिएगा। तीसरी रखिएगा, आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत क्या करता है राष्ट्रपति? बताइए, आर्टिकल 72 के तहत क्या कहता है? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति लोकसभा में पास होना अनिवार्य होता है। बात समझ रहे हो? अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दे सकता है, क्षमादान दे सकता है। लेकिन भैया हो, यदि राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देता है, क्षमा कर देता है, तो लोकसभा में इसे पास होना अनिवार्य होता है। ठीक, तो वो होता है किसका? आर्टिकल 72 के तहत ये कार्य होती है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में, और उसे लोकसभा को पास भी करना होगा। अगले लिखिएगा डी। लिखिएगा, आर्टिकल 102 के तहत, इसे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आर्टिकल 102 के तहत, आर्टिकल 102 के तहत लोकसभा किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकती है। समाप्त कर सकती है। और ऐसा 2 बार हुआ भी है। ऐसे 2 सांसद हुए हैं हमारे, जिन्हें लोकसभा ने आर्टिकल 102 का प्रयोग करके उन्हें क्या किया है? सदस्यता समाप्त की है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहना तो 2 एग्जाम्पल ऐसे आपको मिलेंगे। एक हुआ था आज़ादी के तुरंत बाद, मुदगल एक सांसद थे। इन्हें 1950 में जब नेहरू जी की सरकार थी तो इनको हटाया गया था। दा लिखा है मुदगल। हम इस पर नहीं जाएंगे क्यों हटाया जाता है, क्योंकि अगर उस पर चले गए तो फिर वहीं पर हम अटक जाएंगे, तो हम बाद में बात करेंगे। आर्टिकल 102 हमने कहा अलग से पढ़ाएंगे। दूसरा हुआ था इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त की गई थी। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त की गई थी। कब? 1977-78 के आसपास था, इसी के बीच में था। ठीक, ये हुआ था आर्टिकल 102 के तहत। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया गया था? ठीक, तो किया गया था इंदिरा गांधी की। ठीक, अगला लिखिए, एक शक्ति और लिखिएगा।
एक शक्ति और लिखिएगा संसदीय शक्ति, इम्पॉर्टेंट शक्ति है। चौथी शक्ति लिखिएगा संसदीय शक्तियाँ। चौथी शक्ति संसदीय, इसी में पढ़ोगे आप आर्टिकल 105 के बारे में, संसदीय शक्ति। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा संसदीय शक्ति में, लिखिएगा आर्टिकल 105 के तहत, लिखिएगा आर्टिकल 105 के तहत, आर्टिकल 105 के तहत लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने के 40 दिन पहले व बाद में किसी भी सदस्य की या किसी भी सांसद की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, किसी भी सांसद की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस बात को सुन लो, अच्छे से समझ लो, नहीं की जा सकती। देखिए लिखा ये है कि जैसे लोकसभा का कोई सांसद होगा तो वो आर्टिकल 105 के तहत जब सत्र शुरुआत होता है, जैसे कोई भी सत्र होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ, मानसून सत्र हुआ, शीतकालीन सत्र हुआ, तो ये सत्र जब शुरुआत होना होगा तो एक निश्चित डेट दी जाती है और इस डेट को जिस दिन उससे शुरुआत होना है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक, लेकिन कंडीशन रखी गई है एक, और वो क्या है, आपराधिक मामलों को छोड़कर। अगर कोई आपराधिक मामला किया है उसने, अगर कोई धारा आपराधिक लगी है, 302 लगा है, 307 लगा है, तब उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर कोई सिविल मामला होगा तो फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में इतना अंतर तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक, तो ये भी सांसदों को एक अधिकार मिलते हैं जिसे कहा जाता है संसदीय अधिकार कहा जाता है। अगला लिखिएगा, बी लिखिएगा सांसदों को कोर्ट में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला लिखिएगा सांसदों को, बी ऑप्शन, सांसदों को कोर्ट में या कोर्ट की गवाही में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, ये लिखा है। नहीं किया जा सकता। ठीक, ये तो आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा। और एक और लिखिएगा, संसद की किसी भी प्रक्रिया को, संसद की प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती
नहीं दी जा सकती। लिखिएगा, और शक्तियाँ व कार्य यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने यही लिखा है, किसी भी सांसद को अगर किसी भी केस में गवाही देना है और पता है कि उसने अपने आँखों से उस चीज़ को देखा है, लेकिन उसे संसदीय विशेषाधिकार मिला होता है, वो चाहेगा तो गवाही देगा और नहीं चाहेगा तो वो गवाही नहीं देगा। लास्ट मैंने लिखा है ये कि संसद में मान लो प्रक्रिया चल रही है, संसद में कोई प्रक्रिया चल रही है, तो उस प्रक्रिया में कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी प्रक्रिया गलत प्रक्रिया की गई थी जिसे संसद में चुनौती दी जा सकी, आप कोई मुकदमा या FIR लिखा सको, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, उसे नोट कर लो। आपके पास एक छोटा सा होमवर्क हम दे रहे हैं आपको, इसे नोट कर लीजिएगा और आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। ठीक, आपका ये होमवर्क है, होमवर्क नोट करिएगा। लिखना है लोकसभा के वर्तमान अधिकारी, आपको सबके नाम बताने हैं, लोकसभा के वर्तमान अधिकारी। और अधिकारी कौन कौन से, पहला आपको बताना है अध्यक्ष कौन है, दूसरा आपको बताना है उपाध्यक्ष कौन है, तीसरा आपको बताना है कि पक्ष का नेता कौन है, जो सरकार पक्ष का नेता होता है सदन का, वो कौन है। चौथा आपको बताना है विपक्ष का नेता कौन है, विपक्ष का नेता बतलाना है। और पांचवा आपको बताना है महासचिव कौन है। मैंने सबके नाम पहले भी लिए हुए हैं, बस आपको एक बार फिर से कमेंट में पांचों नाम लिखना है एक साथ, अध्यक्ष का नाम, उपाध्यक्ष का नाम, पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता और महासचिव लोकसभा का कौन है। चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज तक अभी आज क्या क्या पढ़ा हुआ है, बस 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। ये आपका होमवर्क है, चलिए जल्दी से रिकॉल करेंगे चीज़ों को। हमने आज स्टार्ट किया और बात किया लोकसभा की कार्यवाहक शक्तियों के बारे में, और पहली शक्ति हमने बताई कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। और कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहली शक्ति थी कि कार्यपालिका पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा का होता है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो मंत्रिपरिषद होता है ये लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तीसरा मैंने बताया कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के खिलाफ, आपको अगर स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो हमेशा कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक, ये मैंने बात की। चौथी अगर हम शक्ति की बात करें, कार्य की बात करें, तो मैंने ये बताया कि यदि राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा नामंजूर कर दे तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण को ही धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। फिर हमने कुछ विधायी शक्तियों के बारे में बात की। हमने आर्टिकल 108 बतलाया और बताया कि राष्ट्रपति लोकसभा में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। आर्टिकल 110 बतलाया कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पास होता है। कुछ और शक्तियों के बारे में बात की हमने, तो हमने बताया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विशेष भूमिका होती है लोकसभा की। अगली बात, जितने भी न्यायाधीश होते हैं चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग प्रमुख हो गया, इन सबको हटाने में भी विशेष भूमिका लोकसभा की होती है। अगली बात हमने बतलाई कि आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देता है, उस क्षमादान को जो पेपर होगा उसे भी लोकसभा में पास करना अनिवार्य होता है। बिना लोकसभा में पास हुए राष्ट्रपति किसी को क्षमा नहीं दे सकता। इसके बाद हमने बतलाया कि आर्टिकल 102 के तहत लोकसभा किसी की भी सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकता है। मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, एक मुदगल का केस बतलाया और एक इंदिरा गांधी का। 1950 में आया था मुदगल केस और इंदिरा गांधी का आया था लगभग 1978 में।
इसके बाद संसदीय शक्ति की बात करें तो हमने बतलाया कि आर्टिकल 105 के तहत लोकसभा के प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व व 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, परंतु आपराधिक मामलों को छोड़कर। अगला, सांसदों को गवाही देने के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं किया सकता। और लास्ट हमने बतलाया कि संसद की प्रक्रिया को कभी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि संसद में लोकसभा में ये कार्य किया। और इसके बाद मैंने होमवर्क आपको दिया है कि आज के टाइम में वर्तमान में लोकसभा में जो भी लोग अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदन का नेता कौन है, जो सरकार के पक्ष का नेता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से नेता है, और विपक्ष का नेता कौन है, और इसके साथ ही राज्यसभा और क्या कहते हैं लोकसभा में एक महासचिव होता है। तो आपको इन सारे पांचों का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक, हम लोग कल मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे अब राज्यसभा को पढ़ना। आर्टिकल 80 के बारे में पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग कल फिर आपसे मिलेंगे इसी टाइम पर, रात में 8 बजे। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड नाइट।